जय हिंद दोस्तों। रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2025 का 19 जून की आपकी फर्स्ट शिफ्ट का भी एग्जाम खत्म हो गया है। इस शिफ्ट में आपके जीके और जीएस के जितने भी क्वेश्चन बने हैं वे सभी हमें मिल चुके हैं। अगर आपने ये एग्जाम दिया है तो आप अपने क्वेश्चंस को मैच कीजिए, या फिर आगे आने वाली किसी भी शिफ्ट में आपका एग्जाम है तो आपको वीडियो पूरा ध्यान से देखना है, क्योंकि आपको इसमें हर एक क्वेश्चन के साथ एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताए जाएंगे और एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपको आगे आने वाली शिफ्ट में बहुत ही हेल्प करेंगे अगर आपका एग्जाम है आने वाली शिफ्ट में। क्योंकि यहाँ पर एक दो क्वेश्चन मैं ऐसे भी इस शिफ्ट में दिखाऊंगा आपको जो मैंने आपको कल एनालिसिस कराया है और उसमें एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताए हैं, और मैं एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपका जो का तो क्वेश्चन आपकी 19 जून की इस सब फर्स्ट शिफ्ट में आपसे पूछ लिया है। तो ऐसा नहीं है कि एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपको हेल्प नहीं करेंगे, तो बहुत हेल्प करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको आगे आने वाली शिफ्ट का एनालिसिस सबसे पहले मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, बौद्ध के अवशेषों के पात्र को क्या कहा जाता था। तो बौद्ध के अवशेषों के पात्र को स्तूप कहा जाता था, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के तौर पर ध्यान रख रहे हैं, महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ है लुम्बिनी में हुआ था, जो कि आपका वर्तमान नेपाल में है। और महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को क्या कहा जाता है, महावीर निष्क्रमण कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी, बोधगया बिहार में हुई थी। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में, जिसको धम्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। महात्मा बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे आपके श्रावस्ती में, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद बात करें महात्मा बुद्ध की मृत्यु की, तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी और इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये सारे फैक्ट्स आपको महात्मा बुद्ध के बारे में ध्यान रखने हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, महिला T20 वर्ल्ड कप विजेता कौन सी टीम रही है। तो महिला T20 वर्ल्ड कप विजेता न्यूजीलैंड रही है, जिसने दक्षिण अफ्रीका को हराकर ये वर्ल्ड कप जीता है। इसके बाद बात करें इस T20 वर्ल्ड कप के आयोजन का, तो ये दुबई में हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बात करें पुरुष T20 वर्ल्ड कप की, जो आगे आपसे पूछा जा सकता है, तो ये भारत ने जीता है, दक्षिण अफ्रीका को ही हराकर जीता है भारत ने भी, ये भी आपको ध्यान रखना है। और पुरुष T20 वर्ल्ड कप आपका अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, स्मार्ट सिटी मिशन कब शुरू किया गया था। तो स्मार्ट सिटी मिशन 25 जून 2015 को शुरू किया गया था, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके तहत भारत में 100 स्मार्ट सिटी जो है चुने गए थे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है, आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के तौर पर ध्यान रखना है, पीएम उज्ज्वला योजना कब शुरू की गई। तो पीएम उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को बलिया से शुरू की गई थी। पीएम जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को शुरू की गई थी। राष्ट्रीय स्टार्टअप योजना 16 जनवरी 2016 को शुरू की गई थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015 को पीएम मोदी द्वारा पानीपत से शुरू की गई थी। तो ये सभी आपको योजनाएं भी ध्यान रखनी है, नेक्स्ट शिफ्ट में आपसे पूछी जा सकती है। इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ है। तो ये वही प्रश्न है जो मैंने आपको कल की जो वीडियो एनालिसिस कराया है, उसमें मैंने आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के तौर पर बताया था कि विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आपका आयोजित हुआ है, भारत में ही। तो अगर आपने कल का एनालिसिस देखा होगा तो आपने इसका तुरंत उत्तर लगा दिया होगा अगर आपका एग्जाम होगा, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसलिए मैं आपको कहता हूँ एक्स्ट्रा फैक्ट आपको पूरे ध्यान से सुनने हैं। इसके बाद बात करें भारत के जो है 17 सतत विकास लक्ष्य है, यानी SDG गोल 17 है, जिनको भारत का जो टारगेट है 2030 तक अचीव करना भारत का टारगेट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, अरावली पर्वतमाला की किस दिशा में थार का रेगिस्तान है। तो ये आपसे पूछा गया था, तो अरावली पर्वतमाला की पश्चिम दिशा में थार का रेगिस्तान है, ये आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें अरावली पर्वतमाला की, तो यह आपके उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा में फैली हुई है। यह दिल्ली के पास से शुरू होकर दक्षिणी हरियाणा और राजस्थान से गुजरती हुई अहमदाबाद गुजरात में समाप्त होती है। इसका विस्तार 692 किलोमीटर है और यह भारत की सबसे पुरानी और सबसे अधिक अक्षित पर्वतमाला है, ये भी आपको ध्यान रखना है अरावली पर्वतमाला के बारे में। और इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पर टाइगर ट्रैम्प किन दो देशों के बीच युद्ध अभ्यास है। तो ये भारत और अमेरिका के बीच एक द्विपक्षीय तीर मानवीय सहायता और आपदा राहत युद्ध अभ्यास है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बात करें साइक्लोन युद्ध अभ्यास, ये भारत और मिस्र के बीच होता है। इसके बाद यहाँ पर डेजर्ट साइक्लोन है, भारत और यूएई के बीच होता है। डेजर्ट नाइट भारत, यूएई और फ्रांस तीनों देशों के बीच होता है। काजिंद भारत और कजाकिस्तान के बीच होता है। सिम्बैक्स भारत और सिंगापुर के बीच। सिनबैक्स भारत और कंबोडिया के बीच। सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच। इंद्र भारत और रूस के बीच। और वज्रप्रहार भारत और यूएसए के बीच होता है। तो ये सभी आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद मैत्री यहाँ पर दिया गया है, मैत्री भारत और थाईलैंड के बीच होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, 3 ऐसे थे जिन्होंने भाग लिया था, चौथा ऐसा था जिसने भाग नहीं लिया था। तो मैं सभी के नाम आपको बता देता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं 1857 की क्रांति की। तो देखिए 10 मई 1857 को मेरठ से क्रांति शुरू होती है। इसमें अलग अलग जगहों से अलग अलग नेताओं ने नेतृत्व किया था। देखिए सबसे पहले बिहार से है, बिहार से कुंवर सिंह ने किया था। लखनऊ से बेगम हजरत महल ने किया था। दिल्ली से बहादुर शाह जफर ने किया था। झांसी से
रानी लक्ष्मीबाई ने किया था, कानपुर से नाना साहेब ने किया था, ग्वालियर से तात्या टोपे ने किया था और बैरकपुर से मंगल पांडे ने किया था। तो इन नामों के अलावा जो भी नाम आपके ऑप्शन में अलग होगा वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपसे पूछा था जिसने भाग नहीं लिया। तो ये सभी भी आपको ध्यान रखना है, आपसे नेक्स्ट शिफ्ट में पूछे जा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, महाबलीपुरम के जो स्थित है तट मंदिर, उसका निर्माण किस शासक के कार्यकाल में हुआ था। तो महाबलीपुरम में जो स्थित तट मंदिर है, इसका निर्माण पल्लव वंश के शासक राजा नरसिंह वर्मन द्वितीय के कार्यकाल में हुआ था, जिन्हें राज सिंह के नाम से भी जाना जाता है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसके अलावा आपको और भी मंदिर के यहाँ पर निर्माण याद रखना है, जैसे तंजौर का वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण चोल वंश के शासक राजराज प्रथम ने कराया है। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के कृष्ण प्रथम ने कराया है। मध्य प्रदेश में कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने कराया है। उड़ीसा का कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने कराया है। तो ये सभी आपको मंदिर के निर्माण भी ध्यान रखने हैं नेक्स्ट शिफ्ट के लिए। इसके बाद आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, आदिवासी लोग मुख्य रूप से कौन सी कृषि करते थे। तो आदिवासी लोग मुख्य रूप से स्थानांतरित कृषि करते थे, जिसे झूम खेती और निर्वाह कृषि कहते हैं। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद इसकी कृषि की विशेषता क्या है कि यह एक ऐसी कृषि प्रणाली है जिसमें जंगलों को काटकर और जलाकर भूमि को साफ किया जाता है, फिर उस पर खेती की जाती है। तो ये आपकी स्थानांतरित कृषि की विशेषता हो जाएगी, आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, हड़प्पा सभ्यता में गढ़ का क्या प्रमुख उद्देश्य था। तो हड़प्पा सभ्यता में गढ़ का प्रमुख उद्देश्य प्रशासनिक और धार्मिक गतिविधियों के लिए केंद्र के रूप में कार्य करना था। यह एक ऊंचे चबूतरे पर बना होता था और इसमें महत्वपूर्ण सार्वजनिक इमारतें जैसे अन्न भंडार, स्नानागार, सभा भवन होते थे। गढ़ सामाजिक संरचना और सत्ता के केंद्रीकरण का भी प्रतीक था, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से आपको अपना आंसर सिलेक्ट कर लेना है, आपका आंसर यहाँ से राइट हो जाएगा। इसके बाद बात करें हड़प्पा सभ्यता की, तो 1921 में दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी और इसे ही कांस्य युगीन सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि इस समय कांस्य की खोज हो चुकी थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, 1853 का चार्टर एक्ट में क्या उल्लेख है। तो 1853 का चार्टर जो अधिनियम आता है, उसमें ब्रिटिश भारत के शासन में कई महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आया, जिसमें विधायी और कार्यकारी कार्यों का पृथक्करण किया गया और एक अलग विधान परिषद की स्थापना की गई और भारतीय सिविल सेवा के लिए खुली प्रतियोगिता भी शामिल है। तो इनमें से जो भी आपके ऑप्शन में होगा वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनके अलावा आपसे नेक्स्ट में पूछा जा सकता है 1833 का चार्टर एक्ट। इसमें बताया गया है कि ब्रिटिश संसद द्वारा पारित एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। इसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में भी कई बदलाव किए थे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद 1784 का जो चार्टर एक्ट था, जिसे पिट्स इंडिया एक्ट भी कहा जाता है, इसमें क्या था कि ब्रिटिश संसद द्वारा पारित एक अधिनियम था जिसका उद्देश्य 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करना था। यानी 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसकी कमियों को दूर किया था 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट ने, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है भारत सरकार अधिनियम 1858। इस अधिनियम ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया था और भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया था, जिससे ब्रिटिश राज की शुरुआत हो गई थी। तो ये भी आपको कुछ अधिनियम ध्यान रखने हैं, महत्वपूर्ण अधिनियम है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो हमें मिले हैं, मैंने आपको इनका एनालिसिस करा दिया है। अगर आपने ये एग्ज़ाम दिया होगा तो आपने क्वेश्चन को अपने मैच कर लिया होगा, या फिर आने वाली शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम है तो आपने वीडियो को पूरा ध्यान से देखा होगा। अब अगर आप ये पूरी पीडीएफ चाहते हैं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर ही हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अब तक की जितनी भी शिफ्ट एनटीपीसी की हो चुकी है सभी की पीडीएफ मैंने वहाँ पर डाल दी है, तो जाकर आप ज्वाइन हो जाइए, डाउनलोड करके आप दोबारा रिवीजन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के एनालिसिस में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।